Hello UPSC study partners. So this is our day 2 of UPPCS 30 day challenge. हमें ये पता है कि हम रैपिड रिवीजन से पढ़ने वाले हैं. So आज हम साइंस पढ़ेंगे, मोस्टली स्पेसिफिक फिजिक्स हम पढ़ने वाले थे लूसेंट से और हम उसी के हिसाब से पढ़ेंगे. टोटल चैप्टर्स हमारे पास अप्रॉक्स 24 हैं, 24 चैप्टर्स, और आज हम कंप्लीट करेंगे. आज जितना हो पाएगा, बाद बाकी कल उसके बाद. ये बहुत फास्ट सीरीज़ है, कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी. अपने हाथ में एक डायरी या नोटबुक और पेन रखिए. जो भी क्वेश्चन पूछूँ मैं तुरंत अपने डायरी पे नोट कीजिए. तो एक्टिव लिसनिंग और एक्टिव पार्टिसिपेशन मस्ट है. अगर वो नहीं कर रहे हो तो फिर मत देखिए इसे, क्योंकि एक अच्छी मूवी देख लीजिए इसके बजाय, वो ज़्यादा याद रहेगी. ये तो बिल्कुल याद नहीं रहेगा अगर हाथ में पेन और पेपर नहीं है. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. तो यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ेंगे. तो यूनिट एंड डायमेंशंस में पढ़ते हैं कि होते क्या यूनिट एंड डायमेंशंस. द स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, उसे हम कहते हैं यूनिट. और अगर हम सिंपल शब्दों में समझें यूनिट क्या होती है तो इट इज़ वेल डिफाइंड. जैसे मीटर, लीटर और किलोमीटर, these are units, right? These are well defined, easy to reproduce, easy to compare. These are internationally accepted, independent of change in physical condition. ऐसा नहीं है कि यहाँ की मीटर चेंज हो जाएगी अगर न्यूयॉर्क में कोई और यूनिट चल रही होगी. These are all same. ठीक है. दो टाइप के यूनिट्स होते हैं. पहला होता है फंडामेंटल यूनिट, दूसरा होता है ड्राइव्ड यूनिट. अब पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स. तो these depend on choice. easy choice units leads to new system. जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है वो चार टाइप के हैं. इंटरनेशनल, so pardon my these writing because if you are writing fast then writing will be like this. इंटरनेशनली एक्सेप्टेड चार टाइप की यूनिट्स हैं. वो हैं CGS. बस माइंड में रखना कि हाँ CGS यूनिट होती है, CGS सिस्टम होता है. MKS सिस्टम होता है, FPS सिस्टम होता है, और इसे हम सभी जानते हैं ऐसे यूनिट्स. ओके, तो माइंड में रखना है इसे. अब पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी. मैं फिजिकल क्वांटिटी बोलूँगा, उसके आप ऐसा यूनिट बोलोगे, ठीक है. और सिंबल तो सभी को पता ही होते हैं. इस पर थोड़ा ध्यान देना है. कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिन्हें हम एलिमिनेट करके या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी आ सकते हैं. तो फिजिकल क्वांटिटी लेंथ की ऐसा यूनिट होती है मीटर, और एम उसका सिंबल होता है. मास उसकी किलोग्राम होती है और केजी उसका सिंबल होता है. इलेक्ट्रिक करंट उसकी ऐसा यूनिट होती है एम्पियर, और कैपिटल ए उसका सिंबल होता है. टाइम टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकंड, और छोटा एस उसका सिंबल होता है. नेक्स्ट ल्यूमिनियस इंटेंसिटी. यस, तो ल्यूमिनियस इंटेंसिटी इसकी ऐसा यूनिट होती है कैंडेला, तो इसका सिंबल होता है CD. और एक और हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो हम केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं, और ये शायद फर्स्ट ही चैप्टर है उसका. तो उसकी ऐसा यूनिट होती है मोल. ये तो मोल है, इसका सिंबल हो गया मोल. सॉरी, मोल. आई थिंक ही नहीं होता, मोल ही होता है, मोल. ओके, हाँ, दीज आर ऐसे यूनिट्स. अब हम चलते हैं. बिसाइड दीज 7 फंडामेंटल यूनिट्स, 2 यूनिट्स सप्लीमेंट्री होती हैं. उन्हें हम ऐसे डिफाइन करते हैं रेडियन, ठीक है, जिनको सिंबल होता है जिसका RAD. और प्लेन एंगल और स्टेरेडियन, ठीक है, प्लेन एंगल और उसका ऐसा यूनिट होता है फॉर सॉलिड एंगल, ठीक है, स्टेरेडियन. STARADIAN. All the units which are defined and expressed in terms of fundamental units, those are called derived units. वो सभी यूनिट जो डिफाइन करती हैं और एक्सप्रेस करती हैं इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट, उन्हें हम ड्राइव यूनिट कहते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट ड्राइव यूनिट होती हैं, जैसे फोर्स जिसका CGS सिस्टम है डाइन, ऐसा यूनिट उसका न्यूटन. और अगर इनके रिलेशन की बात करें तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन. गॉट इट. तो ये हमारा हो गया फिजिकल क्वांटिटी, ये CGS सिस्टम, और ये हमारा हो गया ऐसा यूनिट, और ये हमारा रिलेशन CGS एंड ऐसा यूनिट का. गॉट इट. वापस आते हैं. कुछ
यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास और टाइम की बात कर लेते हैं, जो कि कभी कभी क्वेश्चन आते हैं इस पर। तो लेंथ की बात करते हैं। तो लाइट ईयर, जिसे ऐसा यूनिट माना जाता है, हाँ, दिस इज नॉट ऐसा यूनिट। लेंथ की बात करते हैं अब। तो लेंथ में लाइट ईयर यूज होता है डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट इन 1 ईयर, लाइट ईयर ये होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट इन 1 ईयर। एक साल में जितनी डिस्टेंस लाइट ट्रेवल कर लेगी उसे हम लाइट ईयर कहेंगे, ठीक है। तो एक लाइट ईयर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, इसे याद रखना है। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। 1 पारसेक होता है 3.26 लाइट ईयर, ये एल है लाइट ईयर। इसको मैं एक्सपेंड करके लिखें तो ये हो जाएगा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। गॉट इट। अब आते हैं कुछ और देख लेते हैं। 1 न्यूटिकल माइल ये होता है 6076 फीट, और ऐसे कह सकते हैं 1852 मीटर। 1 मैक्रॉन होता है 1 म्यू मीटर इक्वल्स टू 10⁻6 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉन, तो एंगस्ट्रॉन का सिंबल होता है ए के ऊपर बिंदी, हाँ, ये होता है 10⁻10 मीटर। बस इतने ही लेंथ की यूनिट्स कोशिश करो, याद ना हो तो एक बार बस देख तो लेना ही, ताकि ध्यान आए कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये होता है, लाइट ईयर इतने मीटर होता है। या फिर इनकी रिलेशन बना लेना कि ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है, सबसे छोटा कौन सा होता है, ठीक है, उससे बड़ा क्या होता है, उससे बड़ा नहीं, उससे बड़ा तो ये है, और देन इससे बड़ा ये पार्स है, और उसके बाद सबसे बड़ा लाइट ईयर है। गॉट इट। नहीं, सबसे बड़ा पार्स है, 10⁻16 है ना। तो ऐसे इसमें रिलेशन बना लेना, तो एक माइंड में रहेगा कि क्या बड़ा होता है इसमें, कौन किससे छोटा है, शायद यही आ जाए क्वेश्चन। अब नेक्स्ट चलते हैं मास के ऊपर। पहले देखते हैं 1 कुंटल, ठीक है। इस पे तुमने देखा होगा कि जो 100 किलो होता है उसे कुंटल कहते हैं। जैसे एक बोरा गेहूँ, मतलब अगर वो 100 किलो का है तो 1 कुंटल का गेहूँ है ना, इसे हम 10⁻2 भी लिख सकते हैं। 1 मैट्रिक टन 10⁻3 किलोग्राम। एक एटॉमिक यूनिट जिसे हम AMU भी बोलते हैं, छोटे में लिखते हैं AMU, और इसे हम डाल्टन भी बोलते हैं। इसकी होती है 1.66 इंटू 10⁻27 kg। 1 स्लग 14.56 kg। 1 पाउंड 0.4537 kg। इसमें आती है 1 चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट मतलब ये कोई सिंबल नहीं है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। 1 चंद्रशेखर लिमिट ये होता है 1.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन। 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कुछ ऐसे निकल के आती है 2.8 इंटू 10⁻30 kg। इसे याद रख लेना तो कम चल सकता है। फिर आते हैं टाइम पे, इसको थोड़ा अच्छे से देखना। 1 सोलर डे, इसमें होता है 86,400 सेकेंड। 1 साल, इसमें होता है 365 हाफ सोलर डेज। कभी कभी 366 होते हैं, कभी कभी 365 होते हैं। मंथ ये होता है 27.3 सोलर डेज। ट्रॉपिकल ईयर की बात करें तो इसमें होता है इट इज़ अ ईयर इन विच टोटल सोलर इक्लिप्स अकर। और लीप ईयर की बात करें तो इसमें होता है इट इज़ अ ईयर इन विच मंथ ऑफ फरवरी ये 29 दिन की होती है, 29 डेज। ओके, ये टाइम के बारे में पता चल गया। बस इतना सुन लिया है, पढ़ लिया है, काफ़ी है। इसको अपनी नोटबुक पे भी लिख करिए। और इसके बाद आते हैं डायमेंशंस पे। डायमेंशंस तो सबको आती हैं, डायमेंशंस के फॉर्मूले भी लिखने आते होंगे। MLT के फॉर्म में लिखते हैं, जो डिनोमिनेटर में होता है उसको हम ऊपर ले आके और उसकी पावर के हिसाब से लिखते हैं, जैसे -1 -2। जैसे हम एग्जांपल लेके बताते हैं। वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी का होता है ML-3 T0, ठीक है। तो वॉल्यूम
वॉल्यूम का हो गया ml3t0। इसका मतलब सिंपल सा ही है कि मीटर पर लीटर क्यूब। हाँ, आई एम वेरी सॉरी, जब वॉल्यूम की बात करते हैं तब मीटर नहीं होता है, ये जीरो है, ये केवल L-3 आएगा यहाँ पे वॉल्यूम की बात करेंगे तब। और जब डेंसिटी की बात करेंगे तब यहाँ पे जीरो हट जाएगा। जब डेंसिटी की बात करेंगे तो मीटर रहेगा, मीटर पर लीटर क्यूब, ये टाइम वाली डायमेंशन नहीं रहेगी यहाँ पे, ठीक है। ये डेंसिटी का है। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन है मीटर लीटर t-1। ओके, तो ऐसे ही एक बार आप बुक से रेफर कर सकते हो। तो एंगुलर वेलोसिटी, मोमेंट, इम्पल्स, फोर्स, वर्क एनर्जी, पावर, प्रेशर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, प्लैंक कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, सरफेस टेंशन, यूनिवर्सल ग्रेडियंट कांस्टेंट, लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो इसमें से मैं कुछ आपको बता देता हूँ, बाद बाकी आपको सारे पढ़ने हैं तो बुक से पढ़ लेना। फोर्स का बताते हैं। तो फोर्स का होता है mlt-2। अब देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml2 और टाइम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ml-1 t-1। फिर पढ़ते हैं सरफेस टेंशन m1l0 t-2, ठीक है। लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट भी देख लेते हैं। लेटेंट हीट वो वाली हीट होती है, छुपी हुई हीट होती है। तो m0l2 t-2, ओके। एंड स्पेसिफिक हीट ये होती है m0l2 t-2 k-1। ये हमारी फर्स्ट यूनिट यहाँ पे फिनिश। अब नेक्स्ट यूनिट हम पढ़ेंगे, वो है मोशन। सेकेंड यूनिट, सेकेंड चैप्टर, मोशन। चलिए मोशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमें वही सब पढ़ना पड़ेगा, स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, न्यूटन के लॉज, मूवमेंट, फ्रिक्शन। ओके, रेडी, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं स्केलर क्वांटिटीज क्या होते हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, दोज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। एग्जांपल में मास, जैसे तुम कितने किलो के हो, स्पीड 70 की स्पीड में चला रहे हो लेकिन किस डायरेक्शन में जा रहे हो ये नहीं पता, वॉल्यूम, ठीक है, जिसमें डायरेक्शन नहीं हो, मैग्नीट्यूड हो केवल। और अब हम आते हैं वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, दोज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। एंड ऑफ ए ट्राइंगल लॉ आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। इसका एग्जांपल्स देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मूवमेंट, टॉर्क, दीज आर कॉल्ड वेक्टर्स। अब आते हैं डिस्टेंस। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं, तो वो है जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नहीं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्ट्रेस, ये इन सभी को हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटीज, ठीक है। इन सभी को बोलते हैं टेंसर क्वांटिटीज। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्ट्रेस को टेंसर क्वांटिटीज बोलते हैं, इस चीज़ को बस ध्यान रखना है। फिर आते हैं डिस्टेंस को। डिस्टेंस तो सभी जानते होंगे। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय मूविंग एन ऑब्जेक्ट बाय अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कितनी डिस्टेंस चली है, 5 किलोमीटर, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, कि 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस चली है। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये तो स्पीड हो जाएगी, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट डिस्टेंस इन अ गिवन इंटरवल, ये डिस्टेंस होती है। अब पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन अ डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, यहाँ पे छोटे से डायग्राम से समझाता हूँ डिस्टेंस क्या होती है। ये रहा ए का घर, ये रहा हॉस्पिटल, तो ए जाता है, ये जहाँ भी जाएगा ऐसे करके ये डिस्टेंस मानी जाएगी, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, दिस ग्रीन लाइन इज डिस्प्लेसमेंट, दिस ग्रीन लाइन इज डिस्प्लेसमेंट एंड दिस रेड लाइन इज डिस्टेंस। बट और उसके बाद आते हैं स्पीड पे। स्पीड तो अभी बताइए था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड स्पीड। और ये स्केलर क्वांटिटीज होती है, वेक्टर नहीं होती, इसमें कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी और इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। ओके, वेलोसिटी को देख लेते हैं। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वहाँ पे डिस्टेंस था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में थी, ठीक है। तो ऐसे वेलोसिटी हो गई और ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। गॉट इट। अब आते हैं एक्सीलरेशन। अच्छा, इसकी ऐसा यूनिट होती है वेलोसिटी की,
मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन पे आते हैं तो एक्सीलरेशन कहता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, इट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी और इसकी ऐसा यूनिट होती है, इसकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ फॉर्मूलेज हैं जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे मोशन के इन वन डायरेक्शन। तो पहला फॉर्मूला है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए एस इक्वल टू वी टी, मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे ये देख लो v फॉर u फॉर इनिशियल वेलोसिटी और v फॉर फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि बाद में ड्राइव बनता है u प्लस वी अपॉन टू। यहाँ पे थोड़ा और डिफाइन कर दूँ, नए टर्म आ गए। तो s फॉर डिस्टेंस इन स्ट्रेट लाइन जिसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, u फॉर इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, ये रहा u t, तो t फॉर टाइम, हाफ ए टी, a फॉर एक्सीलरेशन, t फॉर टाइम, दैट्स इट, नाउ यू ऑल नो। सर्कुलर मोशन की बात करें तो यहाँ पे इफ एन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब अ सर्कुलर पाथ इन अ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो एक्सीलरेटेड मोशन है बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूअसली थ्रू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, दैट इज स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेन अनचेंज्ड। अब एंगुलर वेलोसिटी देख लेते हैं, टी टाइम में इतना डिस्टेंस कवर किया है। तो द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन जॉइनिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओरिजिन ऑफ सर्कल इन अ यूनिट टाइम इंटरवल, इसे हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, ये जनरली डिनोट किया जाता है इससे, और इसको थीटा अपॉन टाइम इसे भी कहते हैं द टाइम पीरियड टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, इसको हम एंगुलर स्पीड कहते हैं। इसके फॉर्मूलेज होते हैं 2t एंगुलर वेलोसिटी अपॉन इक्वल्स टू अपॉन t 2 बाई n, n इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड, ठीक है। इसको बस फॉर्मूला याद रखना है, नथिंग एल्स। तुमसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराएगा। कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं जो इनर्शिया में लगते हैं, जैसे फर्स्ट लॉ, ठीक है, जैसे हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। तो व्हेन अ कार और ट्रेन स्टार्ट सडनली, तो पैसेंजर पीछे की तरफ बेंड होते हैं, बैकवर्ड की तरफ। इसे मेट्रो वगैरह हर चीज़ में भी देख सकते हैं, कार और ट्रेन। दूसरा, रनिंग हॉर्स स्टॉप सडनली, और बाइक को तुम एकदम रोकते हो तो आगे की तरफ झुकते हो, ठीक है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इनर्शिया। थर्ड, जब कोट और ब्लैंकेट इज बीटन बाई स्टिक एंड डस्ट पार्टिकल आर रिमूव्ड, तो जो कपड़ा झाड़ते हो या फिर किसी स्टिक लगाते हो, ठीक है, तो एकदम धूल निकलती है उस कपड़े से, तो वो भी इनर्शिया का एग्जांपल है। फर्स्ट लॉ गिव द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, तो जो फर्स्ट लॉ है उसी ने फोर्स की डेफिनेशन दी है। तो फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है? फोर्स इज अ एक्सटर्नल कॉज which when act on a body changes or tries to change the initial state or rest of the motion with uniform velocity of the body। यहाँ पे एक बॉल है, ठीक है, अभी स्टॉप है, फुटबॉल है, जब तक इस पर किक नहीं पड़ेगी तब तक आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन जो एक्ट है जो इसको फोर्स कर रहा है मूव करने के लिए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फोर्स। जो इनिशियल स्टेज ऑफ रेस्ट या मोशन से चेंज करने जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, चाहे वो चलते चलते होकर रुक रही है, और जो फोर्स एक्ट हो रहा है रोकने में, दैट इज आल्सो कॉल्ड फोर्स। हाथ लगा के रोकी तो उसे भी फोर्स कहेंगे, ठीक है। पुश पुल, टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन कॉइल्ड स्प्रिंग, एक्शन रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन और फोर्सेस, ये सब फोर्स में आते हैं। अब पढ़ेंगे मोमेंटम। तो जो मोमेंटम है इज द मेजर ऑफ अमाउंट quantity of motion contained in body, clearly is the property of moving body and is defined as the product of mass and velocity of the body। तो मोमेंटम को कैसे डिफाइन करते हैं? मास इनटू वेलोसिटी, बस भूल जाओ सब। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसकी ऐसा यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ तो पढ़ लिया, तो व्हाट इज सेकंड लॉ? सेकंड लॉ इज वेरी सिंपल, F इक्वल्स टू ma। जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स इक्वल्स टू मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है।
थोड़ी बातें और देखते हैं इसके बारे में। तो न्यूटन सेकंड लॉ गिव्स द मैग्नीट्यूड एंड स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कंटेंट इन द सेकंड लॉ से ही फर्स्ट लॉ ड्राइव हुआ है। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। यहाँ पे बोला गया है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये तो सभी को पता है, ठीक है। जैसे सपोज ये क्रिकेट बैट है और बॉल आती है, हिट होके फिर इधर चली जाती है, तो यहाँ पे एक्शन हुआ, ये रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको। तो ये हमारा खत्म हुआ मोशन। नेक्स्ट पढ़ेंगे अब हम फ्रिक्शन। नहीं, मोशन अभी खत्म नहीं हुआ, चल ही रहा है, फ्रिक्शन रह गया, तो फ्रिक्शन को खत्म करते हैं पहले। तो फ्रिक्शन क्या होता है? इट इज अ फोर्स विच अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज इन अ कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। सपोज ये फुटबॉल है, इसको तुमने किक किया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जब किक किया तो ये आगे बढ़ी, यहाँ पे गई, यहाँ पे गई, यहाँ पे रुक गई। जो इस चीज़ को रोक रही है ना, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। अब होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसको आप बुक से रेफर कर सकते हो, और ये बेसिक चीज़ें हैं, ये तो आपको आते होंगे। अब मोशन हमारा खत्म हुआ है, अब पढ़ेंगे वर्क, एनर्जी और पावर, ठीक है। तो वर्क क्या होता है? वर्क है, इट इज अ बॉडी गेट्स डिस्प्लेस्ड विद अ फोर्स एक्ट ऑन इट, वर्क इज सेड टू बी डन। सपोज करो कि ये अटैची है, ठीक है, अटैची गंदी बन गई, ये अटैची है, यहाँ से तुमने इसे पिक किया और चले, और यहाँ पे तुमने अटैची को छोड़ दिया, तो क्या वर्क हुआ? वर्क इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। तो अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कॉस थीटा हो जाता है 1, और वर्क या फिर फोर्स या डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू ईच अगर होते हैं तो यहाँ पे कॉस थीटा हो जाता है 90, और कॉस थीटा 90 होता है 0, तो यहाँ पे वर्क हो जाता है 0, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क डेवलप्ड इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन टू कॉन्फ़िगर, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये ढलान है, ओके, और यहाँ पे ये बॉल को तुमने किसी ऐसे पत्थर से रोक रखा है, क्या इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे आप इस पत्थर को हटाएंगे, ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। अब पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। दैट इज हाफ mv², ठीक है, बचपन से पढ़ते आए होंगे। और पोटेंशियल एनर्जी का होता है mgh। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? अ मूविंग बाइक, अ फ्लाइंग एरोप्लेन हैज़ बोथ पोटेंशियल एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी। इसको याद रखना बस। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे बताता हूँ जो कि एग्जाम में आ सकती हैं और नॉर्मली आती हैं। तो मैं कुछ इक्विपमेंट्स के नाम बताऊँगा, इक्विपमेंट्स, और वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म किससे किस में, कौन सी एनर्जी किस में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो एनर्जी ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो देखेंगे डायनामो, ये क्या करता है? ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। फिर कैंडल क्या करती है? केमिकल एनर्जी को लाइट एंड हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। माइक्रोफोन ये क्या करता है? ये करता है साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सोलर सेल, सोलर सेल क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट या फिर हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। बैटरी, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में। सितार, वो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं साउंड एनर्जी में, ठीक है। फोन कॉल, फोन कॉल नहीं, फोटो सेल, ये होता है लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ओके। इस चीज़ को ध्यान रखना बस। इससे मैंने 2-3 क्वेश्चन देखे हैं। अब पढ़ते हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या होता है? ग्रेविटेशन होता है एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स अदर बॉडी बाय अ फोर्स कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। मान लो ये 2 बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग ए और बिल्डिंग बी, ये इधर फोर्स लगा रही है और ये इधर फोर्स लगा रही है, ठीक है। एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स ईच, नॉट ईच, एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स अदर बॉडी बाय अ फोर्स कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। ये तो ये वाला एग्जांपल है। अब बॉल ऊपर से ऊपर फेंकते हो, ठीक है, वो नीचे आती है, व्हाट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। मान लो ये बिल्डिंग्स हैं,
वही अभी जो एग्जाम्पल लिया था, ये दोनों अट्रैक्ट तो कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है, ठीक है, तो मूव नहीं कर पा रहे। बट यहाँ पे जब बॉल ऊपर उछालते हैं फ्रिक्शन फोर्स हवा का लग रहा है, बट वो बहुत वीक है, तो इसलिए ये नीचे आ जाती है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज मच हाइयर देन फ्रिक्शनल फोर्स, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज़्यादा। तो न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देख लेते हैं। F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इसे याद रखना। ग्रेविटेशन के वेरिएशन देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकते हैं। वेरिएशन इन ग्रेविटेशन, ठीक है। तो वेट को हम कैसे लिखते हैं, वेट इक्वल्स टू एम जी, मास इनटू ग्रेविटेशन। तो पहला वेरिएशन देखेंगे, वैल्यू ऑफ जी, जो जी की वैल्यू है वो डिक्रीज होगी विद हाइट और डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस। जितनी जितनी हाइट बढ़ती जाएगी उतनी उतनी जी की वैल्यू कम होती जाएगी, और एक टाइम आएगा जब तुम एक्सोस्फीयर के बाहर चले जाओगे, स्पेस में चले जाओगे 100 किलोमीटर के बाद, तो वहाँ पे जी की वैल्यू बहुत कम रह जाती है। और यही ऐसे बोल रहे हैं कि अगर अर्थ, सपोज यहाँ तुम सरफेस पे हो अभी अर्थ पे, इसके नीचे अगर होल करोगे और जितना नीचे डीप पे जाओगे वहाँ पे भी अर्थ की वैल्यू, सॉरी, जो ग्रेविटेशन की वैल्यू होती है वो कम होती जाएगी, इट डिक्रीजेस। मैक्सिमम ये सरफेस पे है। सेकंड देखते हैं, ये बोल रहा है कि जी इज मैक्सिमम एट पोल। जो जी ग्रेविटेशन है वो मैक्सिमम कहाँ होता है, वो पोल्स पे होता है। ये है अर्थ, ये है इसका नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। तो जो पोल्स हैं यहाँ पे ग्रेविटेशन की वैल्यू मैक्सिमम है। और क्या बोल रहे हैं, जी इज मिनिमम एट इक्वेटर। जो ग्रेविटेशन है वो मिनिमम होता है बहुत कम इक्वेटर्स पे। जैसे सपोज करो ये अर्थ है, तो लेट सपोज ये अर्थ है, ठीक है, ये इसके पोल है नॉर्थ और साउथ, और ये है इक्वेटर। तो यहाँ पे जी की वैल्यू सबसे कम होती है और यहाँ जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, और यहाँ पे जी की वैल्यू सबसे कम होती है। इसका एक फ़ायदा साइंटिस्ट और कंट्रीज ऐसे उठाते हैं कि जो इनके रॉकेट लॉन्चर्स वगैरह होते हैं ना वो इस इक्वेटर के पास होते हैं। जैसे इंडिया का कहाँ पे, तमिलनाडु में विक्रम साराभाई स्टेशन, और साउथ अफ्रीका के भी होंगे, ब्राज़ील का। तो इक्वेटर के पास वाली, जितने पास इक्वेटर के होंगे उतनी ग्रेविटेशनल वैल्यू कम होगी, और ऊपर उड़ने में या फिर एस्केप करने में, ग्रेविटेशनल वैल्यू को एस्केप करने में कम फ्यूल खर्च होता है। और फिर देखते हैं जो यहाँ पे नेक्स्ट, ग्रेविटेशन डिक्रीजेस ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, और रोटेशन हो रही है, ठीक है, उससे ग्रेविटेशन की वैल्यू डिक्रीज होती है। फिर जी की वैल्यू डिक्रीज होती है इफ एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ इंक्रीजेस एंड इंक्रीजेस इफ एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ डिक्रीजेस। जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी इफ एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ इंक्रीजेस। जो एंगुलर स्पीड है अर्थ की वो इंक्रीज होती है, और जी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी अगर एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ डिक्रीजेस। एंगुलर स्पीड, इफ एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ बिकम 17 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, अ बॉडी ऑफ इक्वेटर बिकम वेटलेसनेस, नेस नहीं वेटलेस, कुछ वजन ही नहीं रहेगा। तुम इक्वेटर पे हो जाओ, नो वजन, इफ 17 टाइम्स एंगुलर स्पीड इंक्रीज हो जाती है। तो चलो ये रहा ग्रेविटेशन के बारे में कुछ। अब आते हैं प्रेशर में, नेक्स्ट चैप्टर है प्रेशर। हम अब प्रेशर पढ़ेंगे। तो व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स acting normally on unit area of the surface, and what is the formula of pressure is force per unit area। अगर हम इसको बोलें तो that is normal force on the surface, force on the surface and this is area of the surface। इसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ऑल्सो कॉल्ड पास्कल। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इसकी कुछ एप्लीकेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे सूटकेस के बैग होते हैं ना, ये वाले हैंडल्स की बात करें, सॉरी ये थोड़ा, तो यहाँ पे हम मतलब ऐसे हाथ से पकड़ते हैं, तो ये थोड़ा बल्की टाइप होता है और हैंडी, तो उंगलियों में कंप्रेसर लगता है। अब सोचो उसे बहुत ही पतला थिन वायर जैसा बना दें, और इस थिन वायर पे आप बहुत सारा सामान कैरी करो, तो यू कैन रियलाइज के हाथ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा वायर का और उंगलियाँ कट सकती हैं, राइट। तो ये एप्लीकेशन आप समझ गए होगे शायद। सेकेंड, जो रेलवे लाइन्स होते हैं, सपोज दीज आर रेलवे लाइन्स, और इनको वुडन ब्लॉक ऐसे बीच में लगाए जाते हैं। वो इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि अगर ये सिंपल ज़मीन में ऐसे बिछा दिए जाएंगे ये रेलवे ब्लॉक, और ट्रेन बार बार निकलेगी, तो हो सकता है कि ज़मीन में धंस जाए, क्योंकि इनका जो प्रेशर है वो ज़मीन पे ज़्यादा पड़ेगा, ऊपर से ट्रेन निकल रही है, तो वो धंसने के चांसेस होते हैं। बट जब हम ये वुडन ब्लॉक्स लगा देते हैं
तो इनका जो प्रेशर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और इन वुडन ब्लॉक्स के नीचे गिट्टी डाली जाती है, तो वहाँ पे वाटर लॉगिंग की परेशानी नहीं होती है ना। वाटर नीचे चला जाता है, गिट्टी वहीं की वहीं रहती है, और ऊपर से हम ये वुडन ब्लॉक लगा के जो प्रेशर है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो रेल की पटरी नीचे नहीं धंसती। और क्या एक और एग्जांपल, अगर बैलून है, बैलून को अगर फोड़ना है तो हम कोई पतली पिन होती है, राइट, हम उससे फोड़ते हैं। तो ये क्या लग रहा है यहाँ पे, प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। अगर इस साइड से फोड़ोगे तो नहीं, क्योंकि इस साइड प्रेशर उतना नहीं लग रहा है जितना इस साइड लग रहा है। तो दीज आर सम एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो एक्सर्टेड बाय मरकरी कॉलम ऑफ 76 सेंटीमीटर लेंथ एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 45 डिग्री लैटिट्यूड एट सी लेवल। ये ध्यान रखना बस। एक टॉर में 1 टॉर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय मरकरी कॉलम ऑफ 1 mm लेंथ। वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, 1 टॉर। 1 टॉर कौन करता है, इट इज एक्सर्टेड बाय मरकरी कॉलम ऑफ 1 mm लेंथ। ओके, फ्लोटेशन में सबसे पहले पढ़ेंगे बायंट फोर्स। तो व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड पार्टी और होली इन लिक्विड, तो जो फोर्स लगता है उस बॉडी पे लिक्विड के द्वारा इन अपवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पे हमने कोई ब्लॉक डाला और यहाँ पे ये प्रेस लग रहा है, प्रेस इन अपवर्ड डायरेक्शन, द फोर्स इज कॉल्ड बायंट फोर्स, और द फोर्स ऑफ बायंसी इसे हम अपथ्रस्ट भी बोलते हैं, जो बायंट फोर्स होता है। It is equal to the weight of liquid displaced by the body and act at a center of gravity of displaced liquid. इसकी स्टडी आर्किमिडीज ने करी थी पहले, तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल भी पढ़ लेते हैं। तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल कहता है कि when a body is immersed partially or wholly in a liquid, there is an apparent loss of weight of the body which is equal to the weight of liquid displaced by the body. Law of flotation के density of material of body is less than or equal to the density of liquid. If the density of material is equal to the density of liquid, the body floats fully submerged in a liquid in a natural equilibrium. तो बॉडी कुछ इस टाइप सबमर्ज करेगी, जैसे ये पानी और यहाँ पे ये तो। When a body floats in neutral equilibrium, the weight of the body is equal to the weight of displaced liquid. The center of gravity is displaced by the liquid should be in one vertical line. ये हो गया। उसके बाद पढ़ेंगे सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन में पहले पढ़ेंगे कोहेसिव फोर्स। तो इट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, उसमें जो फोर्स लगता है आपस में, उसे कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। कोहेसिव फोर्स इज मैक्सिमम इन सॉलिड, और सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है। दैट्स वाई सॉलिड हैव अ फिक्स्ड शेप, इसकी वजह से उनकी शेप फिक्स्ड होती है। कोहेसिव फोर्स इज नेग्लिजिबल इन केस ऑफ गैसेस, और गैसेस में सबसे कम होता है। विस्कोसिटी आता ही होगा, व्हाट इज विस्कोसिटी? विस्कोसिटी इट इज अ फोर्स दैट अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर ऑफ द लिक्विड और गैसेस इज कॉल्ड, सपोज ये लिक्विड है, इनकी आपस में लेयर्स के बीच में जो फोर्स या फ्रिक्शन लग रहा है, दैट्स कॉल्ड विस्कोसिटी, मींस फ्रिक्शन इन लिक्विड्स। फिर इसमें और भी होते हैं टर्म, जैसे टर्मिनल वेलोसिटी, स्ट्रीमलाइन फ्लो, क्रिटिकल वेलोसिटी, बर्नौलीज थ्योरम। और अब पढ़ेंगे इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी क्या होता है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल of a body by virtue of which body acquires the original shape and size after the removal of deforming force. तो जैसे ये रबर बैंड, हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये हो सकता है ऐसा हो जाए, फिर वापस में जब रिलीज करेंगे तो ये नॉर्मल शेप में आ जाता है। ऐसे इसको स्ट्रेच करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, लेकिन जब रिलीज करेंगे तो ये नॉर्मल शेप में आ जाएगा। दैट्स कॉल्ड इलास्टिसिटी। सिंपल हार्मोनिक मोशन, पीरियोडिक मोशन। अच्छा, जैसे पेंडुलम का एग्जांपल लेते हैं, ये घड़ी है और ये पेंडुलम है। तो एनी मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल, दैट्स कॉल्ड पीरियोडिक और हार्मोनिक मोशन। मोशन ऑफ हैंड ऑफ ए क्लॉक, मोशन ऑफ ए अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ नीडल ऑफ स्विंग मशीन, मोशन ऑफ पेंडुलम, ये सब एग्जांपल है पीरियोडिक। ओके, पीरियोडिक मोशन के। अब देखते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो ये
ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? इफ अ पार्टिकल रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर अ रेगुलर टाइम इंटरवल अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, motion is said to be oscillatory or vibratory. That is, oscillatory motion is a constrained periodic motion between precisely fixed limit, motion of piston in an automobile engine, motion of balanced wheel of a watch. These are the example of oscillatory motion. A wave is a disturbance in which propagate energy from one place to other without the transport of matter. Waves are broadly two types. फर्स्ट बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स, सेकंड बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स. तो मैकेनिकल वेव्स क्या होते हैं? मैकेनिकल वेव्स जो दोज वेव्स विच रिक्वायर मटेरियल मीडियम, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, विच रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन. दीज आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स और इलास्टिक वेव्स. ठीक है, ये मैकेनिकल वेव्स भी टू टाइप्स के होते हैं. पहले होते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, दूसरे होते हैं ट्रांसफर वेव्स. तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं, if the particle of a medium vibrate in a direction of flow, the wave is called longitudinal waves. इसमें waves on spring of sound waves are example of longitudinal waves. और यहाँ पे transverse waves क्या होते हैं? जो particle के medium है vibrate perpendicular, that's called transverse waves. अब यहाँ पे एक चीज पे ध्यान देना है कि जो waves generate होते हैं by motor boat, वो दोनों होते हैं, वो longitudinal भी होते हैं और transverse भी होते हैं. Longitudinal mechanical waves, according to their frequency of range, longitudinal mechanical waves divides into these categories like audible or sound waves. Second is infrasonic waves. ठीक है, ultrasonic waves like this. और अगर हम अल्ट्रासोनिक के एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे जैसे सेंडिंग सिग्नल्स, measuring the depth of sea, cleaning clothes, aeroplanes, machinery part of clock, removing lamp soot from the chimney factories, sterilizing of liquid और अल्ट्रासोनोग्राफी. ये होता है अल्ट्रासोनिक वेव से. अभी एक टेस्ट दिया था, उसमें क्वेश्चन आया था स्पीड ऑफ साउंड के बीच में. स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, ये कंपेयर की गई थी कि सबसे ज़्यादा किसमें होती है, कम किसमें होती है. तो एक एवरेज आइडिया ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा होती है अल्मोनियम में, ठीक है, उसके बाद होती है ग्रेनाइट में, उसके बाद होती है ग्लास में, उसके बाद होती है आयरन में, जिसे एफ बोलते हैं, ठीक है, उसके बाद होती है कॉपर में, उसके बाद होती है सी वाटर में, आफ्टर दैट वाटर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर होती है मरकरी में, जिसे एच जी बोलते हैं. नहीं, एच जी बोलते हैं, आई डोंट नो, लेट्स सी. मरकरी में होता है. और हाइड्रोजन, उसके बाद होती है एल्कोहल. ये मत देख लेना कि वाटर में हो तो अल्कोहल में उसके बाद होगी. मरकरी और हाइड्रोजन भी आते हैं बीच में, हाइड्रोजन में ज़्यादा होती है, अल्कोहल में बाद में. और हीलियम, फिर स्टीम के बाद एयर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और सबसे लास्ट में होती है कार्बन डाइऑक्साइड. बस ये ध्यान रखना, अल्मोनियम में सबसे ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड में सबसे कम. और ये ध्यान रखना, मरकरी में ज़्यादा, हाइड्रोजन में उससे कम, अल्कोहल में उससे कम, और हीलियम में उससे कम. हाइड्रोजन के बाद तुरंत हीलियम मत लगा देना, उसके बीच में अल्कोहल आता. गिव इट अ. सो हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट, नाउ वी आर heading towards our 13th chapter, that is heat. And what is heat? Heat is a form of energy which flow one body to another. और इसमें एक चीज़ होती है कि डिफरेंस इन टेम्परेचर. अगर सेकंड बॉडी ज़्यादा हीट है और फर्स्ट बॉडी थोड़ी कम हीट है, तो हीट जो ट्रांसफर होगी वो सेकंड टू फर्स्ट होगी. तो ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर, द फ्लो ऑफ वन बॉडी टू अनदर ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर, that is heat. And the most important thing is amount of heat contained depend on mass of body. जितना ज़्यादा मास होगा किसी बॉडी में उतनी ज़्यादा हीट कंटेन करेगी. और अगर वर्क देखें तो इफ W इज द वर्क इज द परफॉर्मेंस एंड हीट इज H, then work upon heat, that is called joule, and work equals to joule plus heat. Oh, here I'm sorry, this is not a joule, this is a constant that is called mechanical equivalent of heat.
मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ओके, जिसकी वैल्यू होती है 4.186 जूल पर कैलोरी। इस चीज़ को ध्यान रखना, और बाकी सब हो जाएगा, ठीक है। यूनिट्स ऑफ हीट देखेंगे तो वो भी देख सकते हैं, बट ये थोड़ा रैपिड रिवीजन है तो जल्दी से आगे बढ़ेंगे। हम आगे जानते हैं मेजरमेंट ऑफ हीट थर्मोमीटर से, और स्केल ऑफ टेम्परेचर सेल्सियस में नापते हैं, फ़ारेनहाइट में नापते हैं, रेमनूर, केल्विन और रैंकाइन। अगर सेल्सियस का देखेंगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और एब्सोल्यूट जीरो में -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। थोड़ी स्पेसिफिक हीट की बात कर लेते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक हीट वाटर की होती है 4200 जूल पर केजी, आइस की 2100, आयरन 460, केरोसिन ऑयल 210, मरकरी 140 और लीड 130 जूल पर केजी। ओके, नाउ हमारा हीट हो चुका है। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसे हम कहेंगे लाइट। सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज प्रोपिगेटेड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइज बिटवीन अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड। इसके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रहते हैं, और इनकी वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ इसके बीच में होती है 3900 एस्ट्रॉन टू 7800 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो कुछ बातें बता रहा हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसवर्स, और hence light is transverse wave. All the electromagnetic wave, including light, do not require medium to propagate. Wave nature of light: explain rectangular propagation, reflection, refraction, interference, difference, and polarization of light. Phenomena like photoelectric effect, Compton effect are not explained on the basis of wave nature. These phenomena are explained on the basis of quantum theory of light. In quantum theory of light, light is regarded as the packet or bundle that's called photon. Photon is associated with energy, जहाँ पे equals to h mu होता है. Clearly, light behaves as a wave and particle both. Thus, light has dual nature. अगर हम यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम्स की बात करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो हम देखेंगे वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके। वाटर में 2.25 × 10⁸, रॉक सॉल्ट इसमें होती है 1.98 × 10⁸, ये सभी में मीटर पर सेकेंड है। ग्लास इसमें होती है 2 × 10⁸। टर्पेंटाइन ऑयल इसमें होती है 2.04 × 10⁸, और नाइलॉन 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक बार इन्हें कंपेयर कर लेना, किसकी ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा वैक्यूम में होती है, तो जो यूनिवर्स से लाइट ट्रेवल होके आती है अर्थ पे, वो अप्रॉक्स 8 मिनट में आती है। ये सब याद रखना, वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है, और सबसे कम होती है नाइलॉन। यहाँ पे लेंसेस की बात करी गई है ना। अभी हम रैपिड में पढ़ रहे हैं, तो ये वाला जो पोर्शन है, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और फोकल पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन सब की बात हम एक सेपरेट वीडियो में करते हैं। अगर इसमें करेंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, उसमें सारी डिटेल में बात करते हैं एप्लीकेशन, बिकॉज वहाँ से कम 2 क्वेश्चन तो देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो 10 मिनट का वीडियो नेक्स्ट टाइम बनाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। जब दो बॉडी आपस में रब करते हैं, तो वो प्रॉपर्टी ऑफ they acquire property of attracting light object like small bites of paper, dust particle, and body which acquire the property are said to be electrified or charged with electricity. Okay, ये हम नॉर्मल अपनी रियल लाइफ में भी देखते हैं, with comb, with any light object, इवन कभी कभी क्विल्ट या फिर कंबल वगैरह, उनमें भी इलेक्ट्रिफाइड वाली प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। तो चार्ज क्या होता है? चार्ज इज अ बेसिक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है, उसे चार्ज कहते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम था
उन्होंने दो टाइप्स के चार्ज बताए, पॉजिटिव और नेगेटिव। सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। चार्जेस ऑफ बॉडी टेक्स प्लेस ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। फिर हम जानते हैं कंडक्टर किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है उसे कंडक्टर कहते हैं, जैसे आयरन, स्टील और कोई भी मेटल। ठीक है। नॉन कंडक्टर किसे कहते हैं या फिर इंसुलेटर किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने नहीं देते, जैसे वुड और एयर या कोई भी नॉन मेटल। कोई भी नहीं कह सकते, कुछ होते होंगे जो कुछ प्रॉपर्टीज शो करते होंगे, तभी तो ये रेजिस्टेंस और ये सेमी कंडक्टर बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो डिफाइन किया जाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और चार्जिंग फ्लो पर यूनिट टाइम इंटरवल। इट्स डायरेक्शन इन अ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और इसकी ऐसा यूनिट होती है एम्पियर, और ये है स्केलर क्वांटिटी। इन अ मेटल वायर इलेक्ट्रिक करंट इज सेट अप ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो 1 एम्पियर का करंट होता है फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर मीन्स 6.25 into 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन एंटरिंग एट वन एंड और लीविंग एट अनदर एंड इन 1 सेकेंड। ठीक है। रेजिस्टेंस तो जानते ही हो, जो अपोजिट करे फ्लो ऑफ करंट को, और उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की, ओम, जिसका सिंबल ये होता है। चलो इसके बारे में थोड़ा वो पढ़ते हैं कि किलोवाट हार किसे कहते हैं। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं टर्म्स। किलोवाट आर ये यूनिट ऑफ एनर्जी होती है जो कि इक्वल होती है एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट एट द रेट ऑफ 1 किलोवाट फॉर 1 आवर। तो सिंपल सी बात है, एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट एट द रेट ऑफ 1 किलोवाट फॉर 1 आवर। ठीक है, दैट इज किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर की वैल्यू कितनी होती है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो जो ये 1 किलोवाट आवर होता है इज ऑल्सो नॉन एज बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ट्रेड में भी यूज करते हैं ना, जैसे भूटान ने कितनी सप्लाई करी, 360 किलोवाट आवर, है ना। इंडिया ने बांग्लादेश को कितनी सप्लाई करी, सम नंबर्स किलोवाट आवर, है ना। तो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड यूनिट ऑफ ट्रेड। अब देखेंगे एमीटर क्या होता है। एमीटर एक डिवाइस होता है जो कि यूज करते हैं मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। ओके, इलेक्ट्रिक करंट एक सर्किट में मेजर करते हैं। इट इज कनेक्टेड इन अ सीरीज, सीरीज में कनेक्ट होता है। इन चीज़ों पे भी क्वेश्चन बनते हैं, सीरीज में, पैरेलल में। द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर इज जीरो, रेजिस्टेंस इसका वो जीरो होता है। अब आते हैं वोल्ट मीटर की बात करते हैं। ये तो सभी ने सुना होगा कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं करंट, है ना, लाइट कितनी वोल्ट है। तो वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट, ठीक है। सो रेजिस्टेंस ऑफ ए आइडियल वोल्ट मीटर इज इनफाइनाइट। तो जो रेजिस्टेंस होता है आइडियल वोल्ट मीटर के अंदर वो कितना होता है, इनफाइनाइट। इसे याद रखना है, एम्पियर और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फ्यूज, electric fuse is a protective device used in a series with an electric appliance to save it from being damaged। देखा होगा इन्वर्टर के पीछे एक छोटा सा बटन सा होता है, और जब हम उसे खोलते हैं तो वो बटन कुछ ऐसी रॉड के साथ होता है ना, उसे हम इलेक्ट्रिक फ्यूज बोलते हैं। कुछ नहीं, वो जब हाई वोल्टेज या फिर कुछ ऐसी शॉर्ट सर्किट होता है तो ये मेल्ट हो जाता है, ये जो वायर होता है ये मेल्ट हो जाता है और लाइट कट ऑफ हो जाती है। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्यूज। द फ्यूज मटेरियल शुड बी ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, ठीक है, ये चीज याद रखना, रेजिस्टेंस हाई होता है। और गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर किसे कहते हैं, जो गैल्वेनोमीटर होता है दैट इज अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट एंड मेजर स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। इट कैन मेजर करंट अप टू 10 की पावर -6 एम्पियर। ठीक है। अब स्टंट होता है, स्टंट इज अ वायर वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। और आगे की बात है जैसे ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक मोटर, माइक्रोफोन, इन सब के एप्लीकेशन वगैरह वो तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म एक प्रॉपर्टी होती है डिस्प्लेस्ड बाय मैग्नेट्स
or produced by the movement of electric currents which results in being attract or pushed away। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है, उसे मैग्नेटिज्म बोलते हैं। मैग्नेट is a piece of iron or other material that can attract iron containing objects and points of north and south when separated। दो प्रॉपर्टी होती है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक फील्ड भी जानते होंगे, जो रीजन स्पेस अराउंड द मैग्नेट वेयर द मैग्नेट हैज मैग्नेटिक इफेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी किसे बोलते हैं? जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है दैट इज पॉइंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय नॉर्थ पोल ऑफ ए स्ट्रॉन्ग यूनिट प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। और इसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और कह देंगे वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसे छोड़ो, एक चीज कह दो, टेस्ला। किसकी? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की। ठीक है, प्रॉपर्टीज मैं कुछ बताता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। पहली प्रॉपर्टी है कि जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं देर आर क्लोज्ड कर्व, अगर कहीं शुरू होगी तो खत्म भी होगी। ठीक है, तो दीज आर क्लोज्ड कर्व आउटसाइड मैग्नेटिक, दे आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल एंड इनसाइड दे आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। बाहर जाती हैं तो नॉर्थ से साउथ जाती हैं, और अंदर जैसे ये मैग्नेट है तो साउथ से नॉर्थ जाती हैं अंदर से। टू लाइन्स ऑफ फोर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर दूसरी मैग्नेटिक लाइन है तो ये कभी आपस में टकराएगी नहीं, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इफ द लाइन्स ऑफ फोर्स आर क्राउडेड द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। अगर बहुत ज़्यादा क्राउडेड है दैट मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। If the lines of force are parallel and equidistant, the magnetic field is uniform। अगर equidistance है तो field is uniform। Okay, very simple। और बाकी चीज़ें तो जानते हो, जैसे magnetic tapes, isoconic lines, iconic lines, isoclinic lines, eclinic lines, isodynamic lines। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी फिजिक्स कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे कल से।